नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नवंबर 2022 के फर्स्ट वीक में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं करंट अफेयर के, उन पे क्विज में के फॉर्म में मैंने करंट अफेयर के प्रश्न बनाए हैं। सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ऑप्शन दिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यायर लैपिड, नफ्ताली बेनेट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन पूर्व में भी इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी वापसी हुई है। उनकी पार्टी लिकुड पार्टी ने 120 सांसदों वाली संसद में से 64 सदस्य जीते हैं और पुनः उनकी वापसी हो गई है। फिर से नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी पार्टी ने यायर लैपिड की पार्टी को हराया है और नफ्ताली बेनेट इससे पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार 1996 में इजराइल के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 96 से लेके 1999 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके पश्चात दूसरी बार वर्ष 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और अब इनकी पुनः वापसी हो गई है। नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की बात करते हैं दोस्तों। इजराइल मध्य एशिया में स्थित देश है जिसकी राजधानी है जेरूसलम। बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी है। यहाँ की भाषा है हिब्रू। हिब्रू इजराइल की भाषा है। यहाँ की संसद का नाम है नेसेट्स ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो करेंसी है सिकेल इजराइल की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं पोलैंड, स्पेन, स्कॉटलैंड और मिस्र। तो दोस्तों हाल ही में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 27 का आयोजन किया जा रहा है मिस्र के शर्म अल शेख में। और दोस्तों COP27 है ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यह COP27 का आयोजन किया जा रहा है। UNFCCC की बात करें तो यह इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जिस पे सहमति बनी थी वर्ष 1992 में और टोटल पार्टीज हैं 198। और COP27 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने। 7 नवंबर से 18 नवंबर तक यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2021 में COP26 का आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। COP25 का आयोजन किया गया है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। इससे पूर्व COP24 का आयोजन किया गया था पोलैंड के कैटोविस में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिस्र शर्म अल शेख। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रानीपुर टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या कमलांग टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में यह अभ्यारण्य था और इसे अब टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। 529.89 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर्स को संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसका संस्था का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके वर्ष 2005 में NTCA का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें बता दें दोस्तों कमलांग टाइगर रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व
यह भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था और यह राजस्थान में स्थित है। मेघामलाई टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थित है और हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री बिपिन रावत, श्री अजीत डोभाल, श्री प्रसून जोशी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है पूर्व CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत और वर्तमान NSA अजीत डोभाल, संगीतकार प्रसून जोशी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजीत डोभाल जी की बात करते हैं दोस्तों। यह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे। वर्ष 2021 में एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में इनका तथा 19 अन्य सैनिकों का निधन हो गया था। तमिलनाडु में एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें इनका निधन हो गया था और अब नए CDS बनाए गए हैं, दूसरे CDS बनाए गए हैं श्री अनिल सिंह चौहान। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से इन तीनों को सम्मानित किया है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के CM हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इराक, सऊदी अरब, रूस और वेनेजुएला। तो दोस्तों हाल ही में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। इससे पूर्व भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश था इराक। उसके बाद सऊदी अरेबिया भारत की कच्चे तेल की आपूर्तिकर्ता था और अब अक्टूबर मंथ से शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। रूस हमें लगभग तेल जरूरतों की 22% आपूर्ति करेगा। इराक लगभग 20% आपूर्ति करता है जबकि सऊदी अरेबिया 16% आपूर्ति करता है। रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने 28 पारियों में 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं और विस्फोटक बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। और हाल ही में T20 रैंकिंग जारी की गई है। T20 रैंकिंग में उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इसमें। ऑप्शन दिए गए हैं प्रविंद्र जगन्नाथ, मोहम्मद इरफान अली, इसको करेक्ट कर लें, मोहम्मद इरफान अली, एंटोनियो कोस्टा या संतोखी प्रसाद यादव। दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन होना है जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके इस दिवस को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीयों का भारत के विकास में योगदान को चिन्हित करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था वर्ष 2003 में नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं श्री S जयशंकर। और दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर में होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। यह भी इंडियन डायस्पोरा हैं, प्रवासी भारतीय हैं। इससे पूर्व प्रविंद्र जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, यह भी मुख्य अतिथि के रूप में रह चुके हैं। एंटोनियो कोस्टा यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, यह भी मुख्य अतिथि के रूप में कार्य कर रह चुके हैं। संतोखी प्रसाद यादव सूरीनाम राष्ट्र के
राष्ट्रपति हैं और ये सभी प्रवासी भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन किस देश में चलाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन हाल ही में चलाई गई है स्विट्जरलैंड में। इस ट्रेन में लगभग 100 कोच होंगे जिनकी लंबाई 1910 मीटर है और 4550 सीटें हैं इसमें बैठने के लिए और यह दुनिया की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यूरोप में स्थित देश है, राजधानी है बर्न। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं चिकित्सा, सिनेमा, संगीत या पत्रकारिता। दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार, जानी मानी संगीतकार अरुणा साईराम यह कार्नेटिक संगीत से संबंधित हैं। इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लॉ ऑर्डर्स आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक गायिका, संगीतकार एवं ह्यूमैनिटेरियन अरुणा साईराम को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध है संगीत से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगीत। अरुणा साईराम को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है तथा यह संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया इन्हें। फ्रांस की बात करते हैं, राजधानी है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आधार मित्र नामक चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं आरबीआई, एसबीआई, यूआईडीएआई या एसईबीआई से भी। तो दोस्तों हाल ही में आधार मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों वर्ष 2009 में यूनिक आईडी आधार कार्ड की शुरुआत की गई थी। यूआईडीएआई की शुरुआत की गई थी वर्ष 2009 में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं जे सत्यनारायण। अन्य ऑप्शंस पे जाते हैं दोस्तों। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में और शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ यह और दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड स्थापना हुई वर्ष 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुभ्रकांत पांडा किस संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं फिक्की, सीआईआई, एसोचैम या नैस्कॉम। तो दोस्तों हाल ही में शुभ्रकांत पांडा को फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने संजीव मेहता का स्थान ले लिया है। उद्योगपति संजीव मेहता इससे पूर्व फिक्की के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे। फिक्की की बात करते हैं दोस्तों 1927 में स्थापित हुआ ये सभी। और सीआई की बात करेंगे, यह एक नॉन गवर्नमेंट व्यापारिक संगठन है। फिक्की, सीआईआई तथा एसोचैम। सीआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 1895 में स्थापित हुआ। एसोचैम की बात करते हैं 1927 में स्थापित हुआ। नैस्कॉम की बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एसोसिएशन। यह भी कि एक सॉफ्टवेयर कंपनीज का एक एसोसिएशन है नॉन गवर्नमेंट। 1988 में स्थापित हुआ। के रामानुजन वर्तमान में नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। एसोचैम के चेयरपर्सन हैं सुमंत सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्बन मोबिलिटी
अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या कोच्चि। तो दोस्तों 15वें 15th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन है और इसका आयोजन किया गया है केरला के कोच्चि शहर में। इसका उद्घाटन किया है भारत के शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने। इस वर्ष के लिए इसकी थीम रखी गई है, विषय वस्तु है आज़ादी एट द रेट 75। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया वर्ष 2022 में। आज़ादी एट द रेट 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। कोच्चि स्थित है दोस्तों केरल में। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री पी विजयन। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। केरल में पेरियार, साइलेंट वैली तथा एराविकुलम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं समाज सेवा, सिनेमा, पत्रकारिता या संगीत। तो दोस्तों ईला भट्ट जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती आ रही हैं। उन्होंने सेवा नामक एक सहकारी संगठन स्थापित किया था। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। 1979 में ईला भट्ट जी के द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समिति सेवा की संस्थापक रही हैं ईला भट्ट। हाल ही में इनका निधन हो गया है, यानी इनका इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए समाज सेवा। ध्यान रखिएगा, सेवा नामक सहकारी संगठन जिसमें बहुत सारी महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया सेवा के माध्यम से, यह इनके द्वारा फाउंडेड किया गया था 1979 में। 1985 में इनके कार्य को देखते हुए पद्मश्री, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री तथा वर्ष 1986 में 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया श्रीमती ईला भट्ट जी को, और हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यह 3 दिवसीय महोत्सव था। 10 देशों के तथा लगभग भारत के सभी राज्यों के 1500 से अधिक कलाकार इसमें शामिल हुए। इसका उद्देश्य आदिवासी परंपरा को कायम रखना तथा दुनिया भर में की प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना था। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। राजधानी है रायपुर। सीएम है श्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रीमती अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी तथा इंद्रावती जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2 नवंबर 2022 को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना पहली बार शुरुआत की गई थी वर्ष 2007 में। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, और यह योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा वन विहार जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो, भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं।
मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जनजाति राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, भारिया, सहारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। दोस्तों, मानगढ़ धाम, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह स्थित है राजस्थान में, गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर स्थित है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और दोस्तों, वर्ष 1913 में अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों ने विद्रोह किया था, जिसमें लगभग 1500 से अधिक आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गुरु जी ने। और इसे राजस्थान के जलियांवाला के रूप में जाना जाता है मानगढ़ धाम को। और हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। स्थित है राजस्थान में। राजस्थान की बात करते हैं। राजधानी है जयपुर। सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अशोक गहलोत। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान में सरिस्का, थार, रणथंभौर तथा केवला देव जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री S जयशंकर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन हुआ है चाइना में। चाइना ने इसकी मेजबानी की है तथा अध्यक्षता भी की है। और भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने। आपको बता दें SCO के बारे में, संघाई सहयोग संगठन स्थापित हुआ वर्ष 2001 में। यह एक यूरेशियाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर है चाइना में। वर्तमान में सदस्य संख्या है 8 कौन कौन से हैं? चाइना, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान को वर्ष 2017 में सदस्य बनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होना है और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा अगले 1 वर्ष तक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या होना है? ईरान को SCO के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की हाल ही में राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पेन, कोलंबिया, भारत तथा फ्रांस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार भारत ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। यानी इस विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था और भारत लीग मैच में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था। और स्पेन ने कोलंबिया की टीम को 1-0 से पराजित कर दिया है। दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का यह 7वां संस्करण था और भारत में आयोजित किया गया था और इसका खिताब जीत लिया है स्पेन की टीम ने। फीफा की बात करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ 1904 में स्थापित हुआ। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, आपको बता दें कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप होना है 2022 में। इसका आयोजन होना है कतर में। इससे पूर्व 2022 में 2018 में आयोजन हुआ था। जो चैंपियन बना था फ्रांस। अभी जो वर्तमान चैंपियन है फीफा का मेंस वर्ल्ड कप का वो है फ्रांस। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं जायरे बोल्सोनारो, लूला डी सिल्वा,
माइकल टेमर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं लूला डी सिल्वा। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी तथा वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया है और पुनः राष्ट्रपति बन गए। इससे पूर्व पहले भी वह राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं लूला डी सिल्वा, और उन्होंने जायर बोल्सोनारो को पराजित कर दिया है। जायर बोल्सोनारो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। ब्राज़ील की बात करते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है और ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर तथा 3 नवंबर। नेशनल यूनिटी डे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती मनाई गई है। 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। वर्ष 1950 में वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो गया था। वर्ष 1991 में सरदार पटेल जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है मरणोपरांत। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची वो बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में बनाई गई है। भारत की कई रियासतों को भारत संघ में विलय कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित कारोबारी जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है। वह किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आयरन मैन, स्टील मैन, मेट्रो मैन या पावर मैन। तो दोस्तों, प्रतिष्ठित स्टील कारोबारी जमशेद जी ईरानी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें स्टील मैन के रूप में जाना जाता है। टाटा स्टील से जुड़े रहे हैं। भारत के इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्टील मैन जमशेद जी ईरानी जी ने, और हाल ही में इनका निधन हो गया। आयरन मैन के रूप में जाने जाते हैं भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं ई श्रीधरन भारत में मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? ऑप्शन दिए गए हैं 7.4%, 6.8%, 6.5% तथा 6.1%। तो दोस्तों, हाल ही में IMF ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर अनुमानित की है 6.1%। इससे पूर्व IMF ने भारत की विकास दर को बताया था कि 7.4 से बढ़ेगी, लेकिन उसमें कटौती की है और अब बताया है 6.1%। इससे पूर्व विश्व बैंक ने भी प्रोजेक्ट किया था भारत की विकास दर को 6.5% से। IMF की बात करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष स्थापना हुई वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। 190 मेंबर हैं। वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं रिलायंस, टाटा, अदानी या विप्रो। तो दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा इसने लगभग 2,30,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दुनिया भर में 20वां स्थान है रिलायंस समूह का, जबकि दुनिया भर में शीर्ष स्थान मिला है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गंगा उत्सव के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
ऑप्शन दिए गए हैं श्री जी किशन रेड्डी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या श्री योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने दिल्ली में गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व तथा इन पर जागरूकता करने के लिए यह उत्सव मनाया गया है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली में छठवां गंगा उत्सव मनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है श्री जी किशन रेड्डी ने। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजनाथ सिंह, तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गरुड़ नामक संयुक्त हवाई सेना अभ्यास किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, जापान, फ्रांस तथा अमेरिका। गरुड़ नामक संयुक्त अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज की है राजस्थान के जोधपुर एयर बेस स्टेशन में और यह 7वां संस्करण था, 7th एडिशन था। पहला एडिशन आयोजित किया गया था वर्ष 2003 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में श्री विवेक राम चौधरी। दोस्तों भारत ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर नामक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, फ्रांस के साथ जिमैक्स नामक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तथा अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है भारत। फ्रांस की बात करते हैं, राजधानी है पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने। इन्होंने जस्टिस यूयू ललित का स्थान ले लिया है। लंबा कार्यकाल है, वर्ष 2024 तक इनका कार्यकाल होगा और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करेंगे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इससे पूर्व इनके पिता वाई.बी. चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सौरभ गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत। तो दोस्तों बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान तथा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार या तमिलनाडु। तो भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य बनाया गया है तमिलनाडु में। दोस्तों आपको बता दें कि स्लेंडर लॉरिस एक लुप्त प्राय जीव है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में भारत के तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य बनाया गया है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।